सर सरकार ने पीएलआई नाम की एक स्कीम भी चलाई थी, तो क्या उसका आप लोगों को उतना बेनिफिट मिला जितना सरकार ने दावा करा था कि मिलेगा आपके सेक्टर को? देखिए, सरकार तो हमेशा ज़्यादा ही दावा करती है। बहुत सारे एमओयू साइन हुए, बहुत सारे डील साइन हुई कि कब करेंगे, बहुत सारे बयान आए, बट ग्राउंड वर्क जो है अभी तक चालू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, भूमि पूजन नहीं हुआ उसका। कई प्रोडक्ट्स पे सरकार थोड़ी सी ड्यूटी कम कर सकती है, इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर हम 28% देंगे टैक्स और 18 नहीं होगा, हाउ विल वी इंक्रीज कंज्यूमरिज्म? तो मिड सेगमेंट को ध्यान रखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए था, स्पेशली उस टाइम पे जब ग्लोबली इकोनॉमी वीक हो रही है। द गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इनको लगता है ये दोबारा जून जुलाई में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। हमारे साथ आज स्टूडियो में आ चुके हैं सुपर प्लास्टोनिक के सीईओ अवनीत सिंह मारवा। सबसे पहले तो उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ये। तो इनसे अच्छा और कौन समझेगा कि टैक्स पे रियायत की कितनी जरूरत थी इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द इनवाइट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि आज 1 तारीख है, इंटरिम बजट आया है। आज देश के हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें थी। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो सर आपको क्या उम्मीदें थी बजट से, और बजट आने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उसके ऊपर? सी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जैसे ही बजट आया मेरे को लगा कि उन्होंने पॉज लिया है, टू बी ऑनेस्ट, अभी और आगे चलेगा। एंड देन वी रियलाइज कि बजट खत्म हो गया। सो आई फेल्ट कि ये बजट, दे आर द गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इनको लगता है ये दोबारा जून जुलाई में आएंगे। एंड दैट्स व्हेन द होल न्यू पॉलिसी और बेसिकली जो जो चीज़ें इन्होंने नई डेवलप ट्रांसफॉर्म करनी है वो तब करेंगे। वन ऑफ द की रीज़न रहा कि अभी ये कोई पॉलिसी में चेंजेस इसलिए नहीं लाना चाहते थे कि आगे जाके कोई यू टर्न ना लेना पड़े इनको। बट हैविंग सेड दैट, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इस बारी थी कि कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान करेगी। एफएम कुछ ना कुछ ऐसा ऐलान होगा, स्पेशली टैक्स के ऊपर। दो चीज़ें हैं इसमें प्रमुख। पहली है कि जीएसटी। जीएसटी में इन्होंने बोला कि अगर 1 लाख से ज़्यादा मंथ ऑन मंथ अगर रिटर्न आते रहेगा तो हम जो 28% है जीएसटी उसको 18 में कर देंगे। हाँ। और आई नो कि ये जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेती है, बट ये बजट में भी आ सकता था। एग्जैक्टली। तो 1 लाख से उन्होंने आज बोला कि एवरेज कलेक्शन आ रही है 1,60,000 के करीब। तो उसके बाद भी अगर हम 28% देंगे टैक्स और 18 नहीं होगा, हाउ विल वी इंक्रीज कंज्यूमरिज्म? जो कि हम अफोर्डेबिलिटी जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? दूसरी बड़ी बात ये थी कि मेरे को लगा कि एटलीस्ट मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए कोई ना कोई उसके अंदर रियायत देंगे जिससे कि वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम खर्च कर पाए। उन्होंने वो भी नहीं करा। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कंटिन्यूटी था पिछले साल का। वो कंटिन्यूटी के अंदर उन्होंने जो जो चीज़ें करी वही उन्होंने दोबारा से बताई। और उसके बाद उनको लगा कि अब दोबारा जब मई जून आएगा तो शायद दोबारा से उनको मौका मिलेगा बजट देने का। सर क्योंकि मिडिल क्लास के ऊपर एक ध्यान देते हुए थोड़ा सा आकर्षण लेके गए मिडिल क्लास के ऊपर भी। उन्होंने कहा एक हाउसिंग स्कीम हम निकालेंगे मिडिल क्लास का घर का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक चुनावी बजट था और सरकार को भी अपनी सिर्फ मंशा बतानी थी इसमें, तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के जब हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उतरे थे तो काफ़ी हम लोगों को इंसाइट मिला लोगों से भी, कि लोग कह रहे थे कि अगर टैक्सेस में थोड़ी रियायत मिल जाए या जीएसटी में थोड़ी रियायत मिल जाए तो हम और बेटर इस इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। सी जो आप ये कह रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम बायर हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो उनको सरकार उनको छत देना चाहती है जिनका अपना घर नहीं है, वो पहली बार अपना घर देंगे। ऐसे दो दो करोड़ मकान दे रही है सरकार। फर्स्ट टाइम बायर ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम मूव करेंगे अपने घर के अंदर, उनको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चाहिए होगा, बट वो सारा एंट्री लेवल है। वी आर टॉकिंग ऑफ न्यू इंडिया, जहाँ की ट्रेंड है मिड सेगमेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो मिड सेगमेंट को ध्यान रखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए था,
स्पेशली उस टाइम पे जब ग्लोबली इकोनॉमी वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा असर है और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसको इंटैक्ट रखने के लिए एक ही तरीका है कि यहाँ पे सेल्स कंज्यूमरिज्म जब तक आप डिमांड जनरेट नहीं करोगे तब तक जो चक्का है पूरा इकोनॉमी का वो नहीं घूमेगा। तो उसको घुमाने के लिए मेरे को लगा कि डिमांड को मद्दे नज़र रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे आकर्षण चीज़ें देंगी एफएम, जिससे कि लोगों में थोड़ा-सा सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा। सर जैसे कि आपकी अगर कंपनी की बात करें एसपीपीएल की, तो आप आउटडोर आउटसोर्सिंग एक तरह से कहें अगर प्रोजेक्ट्स की आप करते हैं, आपके पास 5 कंपनीज़ का जो फॉरेन कंपनीज़, तो आपका इम्पोर्ट का काफ़ी बड़ा एक मार्केट है आपके हाथ में। तो सर इम्पोर्ट से आपको रिलेटेड क्या उम्मीदें थी बजट से? सी इम्पोर्ट से रिलेटेड हमेशा से एक हमारा जो टैक्स लगता है वो ओपन सेल पे लगता है और ओपन सेल सिवाय चाइना के अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरर अब नहीं है। तो एक ही कंट्री पे सारा निर्भर है। अगेन मैं दोबारा वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि डिमांड को आप कैसे और तेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर सकते हैं ओपन सेल के अंदर। हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई और इस साल हमें लग रहा था कि फिर से कुछ ना कुछ शायद चेंजेस उसमें लेके आएँ। लेकिन उसमें नहीं कोई चेंजेस आए, इफ़ दैट वुड हैव बीन पॉसिबल ऑब्वियसली वो कंज्यूमर तक पास ऑन होता और आपको टीवी का प्राइसेस गिरते। उसके बाद कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी 22% है। अभी वो इंडिया में बनती नहीं है और उसके बाद उसका 22% या अगर आपको इंडिया में बनाना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और गवर्नमेंट एक तरफ चाहती है कि वो प्रोडक्शन इंडिया में हो, बट मेरे हिसाब से कई प्रोडक्ट्स पे सरकार थोड़ी-सी ड्यूटी कम कर सकती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी। सर अब जैसे अगर आपके बिज़नेस की बात करें इसके बाद हम, तो इंडिया का मार्केट आपको कैसा लगता है इन कंपैरिज़न, क्योंकि आप बाहर की कंपनीज़ में डील करते हैं, तो जो वहाँ की सेल्स हैं उसके कंपैरिज़न इंडिया में उन ब्रांड्स को क्या उतना प्यार मिलता है? क्योंकि पहले से ही मेक इन इंडिया को लेके इतना मोदी जी का भी काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ावा है कि मेक इन इंडिया को आप प्रेफ़र करें, मेक इन इंडिया को आप प्रेफ़र करें, और आप खुद ही बाहर की कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जब यहाँ लाते हैं, क्योंकि एक बायर की भी एक मेंटालिटी होती है कि हमें ये लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए। तो क्या बायर का माइंडसेट मेक इन इंडिया के माइंडसेट के साथ उतना पैरेलली चल पाता है? जी, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 5 सालों में और स्पेशली कोविड के बाद जो ये आत्मनिर्भर का एक सारा नैरेटिव चला, सबको ये रियलाइज़ हुआ कि आज की डेट में भारत में उस समय कोई भी चीज़, हर एक चीज़ निर्यात हो रही थी, कोई अपनी चीज़ आत्मनिर्भर था नहीं किसी भी चीज़ पे। सो पब्लिक रियलाइज्ड कि जो इंडिया में चीज़ें बनेंगी उससे गर्व से हम ले सकते हैं। काफ़ी नैरेटिव चेंज हुआ, प्लस हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं या तो यूरोपियन है या अमेरिकन है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमसन कम्स फ्रॉम फ्रांस, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया के अंदर, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है उसकी एलईडी टीवी में। सो कीपिंग दैट कंज्यूमर्स ने बहुत तहे दिल से स्वागत करा हमारा। दिस वाज़ द सेकंड एंट्री फॉर थॉमसन जो हम दोबारा आए थे एलईडी में 2018 में। वी हैवंट लुक्ड बैक, टीवी स्टार्ट करा, फिर वॉशिंग मशीन, फिर एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स। सो थिंग्स हैव मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को हर एक चीज़ में मिला। सेंटिमेंट मेक इन इंडिया पे काफ़ी इम्प्रूव हुए। तभी आपने देखा जो एक तरीके से डोमिनेंस चाइनीज़ हो गई थी मार्केट, अब दोबारा से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास वो आ रही है एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट वांटेड एंड दैट्स व्हाट इंडस्ट्री वांटेड। और वो जो इक्वल प्लेइंग फील्ड है, वो मेरे को लगता है वो धीरे-धीरे आता जा रहा है, जो कि नहीं था। सर सरकार ने पीएलआई नाम की एक स्कीम भी चलाई थी, तो क्या उसका आप लोगों को उतना बेनिफिट मिला जितना सरकार ने दावा करा था कि मिलेगा आपके सेक्टर को? देखिए, सरकार तो हमेशा ज़्यादा ही दावा करती है, ठीक है। बट अगर पीएलआई ओपन सेल और सेमीकंडक्टर्स में जो हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड है, उन दोनों में आया फॉर द फर्स्ट टाइम हमको ऐसा लगा कि इंडस्ट्री बैकफुट पे है, बिकॉज़ इतनी बड़ी पीएलआई स्कीम दी सरकार ने और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, अभी तक ना ओपन सेल में ना सेमीकंडक्टर में ग्राउंड वर्क जो है, बहुत सारे एमओयू साइन हुए,
बहुत सारे डील साइन हुई कि कब करेंगे, बहुत सारे बयान आए, बट ग्राउंड वर्क जो है अभी तक चालू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, भूमि पूजन नहीं हुआ उसका। सो मतलब इतने चांसेस के बाद आई थिंक इंडस्ट्री शुड टेक इट वेरी सीरियसली। मेरे को लगता है ये साल 24 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नए प्लांट्स आ रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स पे जो अनाउंसमेंट हुई हैं और ओपन सेल पे, वो इस साल ज़रूर चालू होना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट विल लूज कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता है। सर आपसे एक सवाल ये था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर है इसमें चाइना जो है वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है पूरे वर्ल्ड का, कि आप कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में तो चाइनीज कंपनीज उसे थोड़े और कम प्राइसेस पे प्राइस ड्रॉप करे, कहीं ना कहीं मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश पूरी करती है। तो इस चैलेंज को आप लोग कैसे फेस करते हैं? फेस काफ़ी जोरदार तरीके से हमने फेस करा, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हम डटे रहे, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहे, और हमें पता था ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप पूरा टाइम कीमत गिरा के लॉस में कब तक आप माल बेच सकते हैं। और यही हुआ, टेलीविज़न में पिछले साल 2 बड़ी प्रमुख कंपनियां एग्जिट कर गई चाइना से, जो कि फ़ोन में काफ़ी बड़ी कंपनी थी, वन प्लस और रियलमी। इस साल ऐसी और 2 कंपनियां जिन्होंने 23 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस करा है, एंड उस पे वो देख रही हैं कि अब क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को लगता है कि सरकार भी थोड़ा प्रोएक्टिव हो गई है। वो अपने देश में तो टैक्स देते हैं, यहाँ पे लॉस करके उनको कोई टैक्स आता नहीं है। सो आई थिंक ये जो बर्निंग स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं, और अगर इसको चलाना है तो आपको अपना बॉटम लाइन इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। सो टीवी में तो ऐसा हुआ नहीं जैसे सेल फोन में हुआ, मोबाइल में आपको सब पता है, काफ़ी समय तक वो काफ़ी टॉप पे रहे। टीवी में अच्छे प्लेयर्स थे, उन्होंने चीज़ों को समझा, मोबाइल से सीखा, और वही जो सीखा उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करा ग्राउंड लेवल पे, और टफ कंपटीशन अभी तक दे रहे हैं, अच्छा मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। प्लस चाइनीज के अलावा कोरियन बहुत स्ट्रांग है टेलीविजन के अंदर, सो फ्रॉम देयर आल्सो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। सो ओवरऑल सीम्स टू बी गुड। अदर देन दैट जो अप्लायंसेस कैटेगरी है उसके अंदर तो वैसे ही बहुत वास्ट कंपटीशन है, मेरे को नहीं लगता कि अप्लायंसेस में चाइनीज अभी कहीं पे हैं इस समय। सर एक सवाल आपसे ये था कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाए तो क्या उससे आपके बिजनेस पे किस तरीके का असर पड़ेगा? क्या मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच पाएंगे कम दामों में और ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? आप बड़े हैरान होंगे एक चीज़ जब मैं बोलूँगा, तो सारे कंपोनेंट जब सीआरटी था तो इंडिया में बनते थे। वी एज अ कंट्री वाज आत्मनिर्भर इन लेट 80s एंड अर्ली 90s। जब लॉबिंग एक कंट्री की बहुत स्ट्रांग हुई और टैक्स पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बहुत गिराते चली गई गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो निर्यात है, जो इम्पोर्ट है, वो बढ़ता चला गया, और जो इंडियन मैन्युफैक्चर थे वो कंपटीशन नहीं दे पाए नहीं दे कि पाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहाँ पे ज़्यादा थी, वो पूरे वर्ल्ड को केटर कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट थी, जो कि जिसकी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, हमारी जीडीपी भी मतलब 500 बिलियन से नीचे थी उस समय। सो कमिंग बैक, अगर आज की डेट में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आत्मनिर्भर अगर हम हो जाते हैं कंपोनेंट लेवल पे, नॉट डोमेस्टिकली बट ग्लोबली विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव। हम सिर्फ डोमेस्टिकली पे नहीं निर्भर रहेंगे, आप देखेंगे एक्सपोर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़ जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है कि अगर सिर्फ थोड़ी सी कोर कंपोनेंट फैक्ट्रीज लगने से ही बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। सर ऐसे चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग करके एक गवर्नमेंट स्कीम शुरू हुई थी तो उसका इस सेक्टर पे कितना बड़ा असर पड़ा था? मोबाइल्स पे पड़ा, और 2-3 और मेरे को मैं समझता हूँ कि कैटेगरीज पे उसको फ़र्क पड़ा। +1 इन टेलीविज़न, इन वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, आई थिंक अभी हम थोड़ा-सा दूर हैं। वी नीड मोर कैपेसिटीज़ तो बढ़ गई हैं, बट कैपेसिटी मैं बोलूँगा ओवर कैपेसिटी हो गई है। वन ऑफ द की रीज़न कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि हमारे पास वो कंपोनेंट कोर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसकी वजह से
डोमेस्टिकली तो हम पूरा अपना एपेटाइट को फुल कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट तो कंपटीशन इतना ज़्यादा स्टीप है कि उसको लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज होना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे इस टाइम पे हम देखते हैं ना कि कोई अगर नॉर्मल यूज़र है तो उसके पास 13 से 14 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स घर पे लगे हुए हैं, और उन 13-14 को बनाने वाली और बेचने वाली तकरीबन 10 से 20 कंपनियां हैं कंपटीशन में। जी, और फिर आपकी कंपनी आती है एसपीपीएल, जो फ्रांस, यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडियन मार्केट में कंज्यूमर के लिए थोड़ा सही दामों पे लेकर आते हैं। तो ये जो मेड इन इंडिया वाली कंपनीज रहती हैं, क्योंकि वो तो नो डाउट कंपटीशन बढ़िया ही दे रही है, क्योंकि 10 से 20 कंपनीज कंपटीशन में है, जी। तो वो कैसे टैकल किया जाता है सर? सी अब हमारा नैरेटिव हमेशा से ये रहा, गिव बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग, करेक्ट प्राइसिंग आई वुड से। जो करेक्ट प्राइसिंग है ना, हमने बहुत सालों से आपने देखा, अगर हम स्मार्ट टीवी की बात कर लेते हैं तो जब प्राइजेस पैनल के कम हो रहे थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको एक बेटर फॉर्म उसमें समझाता हूँ कि जो टीवी 50,000 का बिक रहा था आज वही टीवी 30,000 का है। 50,000 का बिक रहा था क यूरोपियन मार्केट में। नहीं, हाँ। मैं इंडिया म की मार्केट की हुँ। बात कर रहा हूँ। अफोर्डेबिलिटी क्या करती है मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो एक बड़ी कंपनी थी, उसका टीवी 50,000 का आता था, वही सेम साइज़ का टीवी आज वो 30,000 का आ रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट, अब मैं ये टॉप 3 की बात कर रहा हूँ। रीज़न आप इतना डिक्रीज़ इसलिए देखेंगे क्योंकि जो करेक्ट अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट था, उसको हमने डिस्टर्ब करा। जो टीवी जिसमें 43 इंचेस आता था, उतने में हम 50 इंचेस देते थे, विद सेम स्पेक्स, विद सेम टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया। तो उससे बहुत डिसरप्शन हुआ हमारी कैटेगरी में। नहीं, आप देखोगे स्मार्ट वॉच में, आप देखोगे ईयरफोन्स में, स्पीकर्स में, वॉशिंग मशीन में, अभी आप एसी में पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कितना हुँ। अफोर्डेबल आ गया है और बड़ी कंपनीज़ का आ गया है। सो द रीज़न इज़ दिस, दैट जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट था, इंडिया उससे बाहर होता जा रहा है। इंडिया की पर कैपिटा जैसे-जैसे इम्प्रूव हो रही है, वैसे-वैसे मिड सेगमेंट को टारगेट होना चालू हो गया है। आप ये गाड़ियों में देखेंगे, आप ये टीवी में देखेंगे, आप ये अपैरल्स में देखेंगे, आप हर जगह देखेंगे एक लेवल इंडिया अप होता जा रहा है। और उसमें ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ जो अफोर्डेबल प्रीमियम हो गए हैं चीज़ें, और मिड सेगमेंट अफोर्डेबिलिटी की वजह से जो नया इंडिया है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है। उनको पहले जैसे नहीं कि वही 3 ब्रांड खरीदने हैं, ठीक है? आई एम श्योर मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं कि जो डोंट टेक इट अदरवाइज़, बट एनीबॉडी हू इज़ अबव 55-60, वो 3 ब्रांड के बोलते हैं, उन्होंने स्पेक्स भी नहीं देखनी, वो कहते हैं हमें इतने का चाहिए चाहे कितने का भी टीवी हो। बट जो हमारी यूथ है, एनीवेयर बिटवीन 20 टू 45, उसके अंदर दे उनको लगता है कि अगर मेरे को मैं 55 अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा चाहते हैं। 55 इंची के उनके पैसे थे, वो देखते हैं कि इसमें 65 मिल रहा है, दे विल गो फॉर इट। दैट्स न्यू इंडिया, दे एक्सपेरिमेंट, एंड दे देयरफॉर ब्रांड्स लाइक अस हैव रियली ग्रोन इन इंडिया। सर अब आप ही की हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो कब आपने एसपीपीएल शुरू किया और ऐसा क्या हुआ कि आप इस सेक्टर में उतरने के लिए मोटिवेट हुए? सी आई थिंक एसपीपीएल इज अबाउट 30 ईयर ओल्ड, 30 साल पुरानी कंपनी है। कोर कॉम्पिटेंसी हमेशा टेलीविजन रही, सिंस ब्लैक एंड वाइट डेज, फिर कलर टीवी। मैं 2009-10 में कंपनी को ज्वाइन करा, और ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी के अंदर डिफरेंट डिविजन्स थे, वहाँ सारे डिविजन्स में काम करा पहले। एंड देन बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी वाज रियली बिग एंड ह्यूज, तो मैंने सोचा कि तब एलसीडीज चल रहे थे और एलईडी का ज़माना आया था, और एलईडी एक बहुत प्रीमियम टीवी था। मेरे को टीवी लगा था। कि जो इंडियन, हम हमारे पास 2-3 इंडियन ब्रांड्स भी हैं, एसवीएल और सनटेक, जो काफ़ी अच्छा करते हैं, बट वो अप कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। आई थॉट कि अगर डिस्ट्रप्शन करनी है तो एक ब्रांड से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि बाहर का ब्रांड है। बिकॉज़ जो हमारा इंडिया में जो रिकॉल है, एक अमेरिकन या जापानीज़ या यूरोपियन ब्रांड का रिकॉल बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहता है। तो पहली बार हम कोडैक लाए, कोडैक वाज़ वेरी फेमस इन कैमराज़, एंड देन वी थॉट कि एक डिजिटल पिक्चर से एक वीडियो, दैट इज़ टेलीविज़न, वो कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करें। एंड उसके बाद बहुत बढ़िया सक्सेस मिला, और वी नेवर लुक्ड इट बैक। फिर हमने थॉमसन लॉन्च करा, उसमें अप्लायंसेस, देन ब्लॉपा, एंड थिंग्स हैव बीन रियली गुड सो फार।
तो सर अगला सवाल आपसे यही होगा, जैसे अब ये जो बाहर की कंपनीज हैं, जैसे आप यूरोपियन कंपनीज है, कोडैक हैं, ये सब हैं, तो सर इनकी जब ये प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं तो इनकी जो मतलब रीमैन्युफैक्चरिंग रहती है, या जो भी इसका कहें कि इसको ठीक करवाने की जो कॉस्टिंग आती है, तो क्या वो इन कंपैरिजन से लोग कहा जाता है कि भाई इंडियन ब्रांड है, ये खरीदो, इसके पार्ट सस्ते मिलेंगे, ईजिली बन जाए, जो मिडिल क्लास थॉट होता है, तो क्या उस कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट्स इतने रिलायबल हैं मार्केट में? एब्सोल्युटली। और देखो, हम मैन्युफैक्चरर हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज कि जो हमारे जो हमने 5 साल पहले भी टेलीविजन बनाया, उसका भी स्पेयर पार्ट है। सो इट्स नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी। सो इसकी जो एडवांटेज है वो भरपूर है। दूसरा पॉइंट, टेलीविजन की सर्विस देना आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। यो आप केटर कर रहे हैं करीब करीब 19,000 पिन कोड्स डोर टू डोर। इमेजिन आप कन्याकुमारी में बैठे हैं, इमेजिन आप अरुणाचल में कोई सिटी में हैं, कच्छ में हैं, आप सारी जगह डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं जहाँ पे भी आपका टीवी बिकता है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क एंड वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। और हर साल हम कुछ नया ही सीख रहे हैं सर्विस में। एंड आफ्टर सेल्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने जैसा बोला कि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर ब्रांड को लेके आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आफ्टर सेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एंड वी ट्राई टू, जो हमारा नॉर्मल पॉलिसी है टीयर 1 और टीयर 2 में, नॉर्मली हम 24 एक घंटे के अंदर सर्विस पूरी करने की कोशिश करते हैं, और टीयर 2 और 3 के अंदर 48 घंटे में। सर जैसे कि आपकी कंपनी इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है इंडियन मार्केट में, तो क्या हम आने वाले टाइम में ऐसा कभी हुआ कि बीच में किसी एंजल इन्वेस्टर ने इंटरप्ट किया कि भाई मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेट्स लॉन्च आईपीओ, क्योंकि इस समय एसएमई आईपीओस का मार्केट में एक तरह से चलन चल रहा है, हर कंपनी इस समय एसएमई आईपीओ में अपना लेके आ रही है आईपीओ, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई मंशा या प्लानिंग है कि एसपीपीएल का लॉन्च करें आईपीओ आने वाले टाइम में? देखिए, बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, मिलना भी चाहिए और काफ़ी बातें भी होती रहती है। बट एज़ ऑफ़ नाउ अभी तो कोई विचार नहीं है आईपीओ या कोई इक्विटी फंडिंग की। एज़ वी सेड कि अभी थिंग्स हैव बीन रियली ग्रेट एंड काइंड। सो व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू। हाँ, डिस्रप्शन हम करते रहेंगे 24 में भी। थोड़ी-सी इस बजट में उम्मीदें थी कि पॉलिसी मैटर चेंज होंगे। जून जुलाई में देखते हैं अगर कोई चीज़ और अच्छी आती है। बट अभी थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि और डिस्रप्शन बाकी है। जैसे कि सर हम देखते हैं जिन ब्रांड्स में आप डील करते हैं वो थोड़ी एक प्रीमियम ब्रांड्स हैं, तो इन प्रीमियम ब्रांड्स को आपकी क्या प्लानिंग है कि आप प्रीमियम क्लास से हटा के मिडिल क्लास और टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ तक लेके जाएँ, ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल, यही मंशा थी कि कैसे एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जाए, भारत के लिए बनाया जाए। जब हमने स्टार्ट करा, 4K एक बहुत मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों को लगता था 4K टीवी बहुत यूएचडी बहुत एक्सपेंसिव टीवी है। वो पॉकेट फ्रेंडली हमने किस तरीके से उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकाली, कैसे उसको देखा कि ये हर घर के अंदर फिट हो पाए। और आज की डेट में एवरेज सेलिंग साइड इंडिया का, स्पेशली जो अर्बन मार्केट है, उसके अंदर 43 इंची 43 4K बन चुका है। सो इतनी तेजी से हमारा देश जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और जो रूरल मार्केट है उसमें भी अभी एवरेज सेलिंग साइज 40 इंची बनने वाला है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, द न्यू 32 विल बी 55। जो 32 इंची जो बहुत मास सेलिंग था, आने वाले टाइम में वो 55 इंची उसकी जगह लेगा। तो सर ये जो अभी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम को लॉन्च किया, नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसके चलते सोलर एनर्जी पे ये शिफ्ट करे, और बहुत टाइम से भी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर अभी इतना रेडी है कि सोलर को, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी को इतने अच्छे से अपना सके? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीम है। स्पेशली आज भी एफएम ने बोला कि उन्होंने कहा कि सोलर पैनल जो घर के रूफटॉप में लगने हैं, इट इज़ अ कंप्लीट माइंड ब्लॉगिंग चेंज दैट यू विल सी। बहुत ही ज़्यादा ये गेम चेंजर है बेसिकली। जितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उतने प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, इट्स वेरी सिंपल। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी
मिलती चली जाएगी और जितना सुधार होगा, हमने देखा तभी कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में होना इम्प्रूव हुआ, आपने देखा कि रूरल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कम से कम 35% बढ़ी ईयर ऑन ईयर। सो अगर ये जैसे ही सोलर इम्प्रूव होगा, डिवाइसेस भी बढ़ेंगी और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे, लोग और गीज़र भी लगाएंगे, वॉशिंग मशीन भी आएगी लोगों के घरों में, टीवी, अभी जैसे आपने बोला कि एक टीवी था, 2 टीवी का चलन भी आएगा इससे, क्योंकि आप खुद अपनी बिजली बना रहे हैं और आपको टीवी का बिल नहीं है। एयर कंडीशन, कूलर्स, तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल मेरे को लगता है कि बढ़ेगी इस प्रोग्राम से। तो सर जैसे जो आवास योजना और ये सब भी चल रही हैं, तो इसके चलते भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर बहुत भारी एक असर हमें देखने को मिलेगा। तो क्या आपके बिजनेस पे आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि सरकार जैसे टेंडर उठाती है, टेंडर के थ्रू बाहरी कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा? नहीं, नहीं, इन टर्म्स ऑफ हमारी कंपनीज़ को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जैसी सोलर, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे इम्प्रूव होगी, प्रोडक्ट्स वैसे-वैसे बढ़ते चले जाएँगे। एक और स्कीम जैसे सरकार ने आज 2 लाख 2 करोड़ मकान की बात करी, जी। उससे बढ़ेंगे। और हमने यह ज़रूर देखा है, फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यू नीड अ गुड सप्लाई। एंड जो जो देश विकसित हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव होने के बाद उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज आया है। सो जो अब इंडिया की बारी है बदलने की। सो अगर ये होता है, और स्पेशली सोलर, मैं बड़ा बुलिश हूँ सोलर पे, क्योंकि इससे ज़रूर डिवाइसेस बढ़ने का, क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट है कि ज़्यादा डिवाइस चलाएंगे बिजली का बिल बढ़ेगा और उससे और भी चीज़ें हैं। सो सेम वे जैसे आप इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, हालांकि पेट्रोल से काफ़ी महंगी हैं, बट स्टिल उसकी स्केल है। ऐसे ही सोलर में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो लगेंगे उससे आपकी डिवाइसेस बढ़नी ही बढ़नी है। सर जैसे पिछले बजट में और आज के बजट में भी उम्मीद करी जा रही थी कि 32 इंच के ऊपर जो टीवीज रहते हैं उनको 18% जीएसटी उसमें भरना पड़ता है। तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट आएगा उसमें क्या उम्मीद है, आज के बजट के बाद आप लोगों को दिख रही है कि कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने पर्सनली बहुत बारी रिक्वेस्ट करी है, गवर्नमेंट को ये समझना भी पड़ेगा कि अगर टैक्सेशन इतनी हाई रहेगी, पहले उन्होंने बोला कि अगर आपको याद होगा जब जीएसटी आया था, तो एक उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट बना दिया और एक उन्होंने एक सेगमेंट ऐसा बनाया जो रोज़ की ज़रूरतें हैं और जिस पे बोझ ना पड़े। बट आप 40 इंची जब एवरेज साइज़ क्रॉस हो चुका है, तो वो तो एक मिड सेगमेंट में आ चुका है, इट्स नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट एनीमोर। और मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इस पे सोचना चाहिए। एक टाइम पे कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की निर्यात कम करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर टैक्स आपका 28% है, कंपनीज़ का प्रॉफ़िट 28% नहीं है, और लेकिन आप जीएसटी उस पे 28%, फिर उस पे कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उस पे इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है व्यवस्था को चलाना। आई थिंक 18% इज़ अ करेक्ट टैक्स। आप उसको नहीं करिए 12% या 5%, 18% पे रखिए। आप देखिए कि सेल एकदम से, क्योंकि जैसे ही इंडिया में इट्स अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, जैसे ही आप किसी चीज़ का प्राइस गिराते हैं, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना चालू हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए कि अगर डिमांड बढ़ानी है, और जैसे मैंने पहले भी बताया, कंज्यूमरिज्म बढ़ाने से ही इकोनॉमी चलती है। एक एवरीबडी इज आफ्टर 110 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है पूरे वर्ल्ड की, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। उसके पीछे आप तभी भाग सकते हैं जब आपकी डिमांड, जब आपकी सेल बढ़ेगी कंट्री के अंदर, या आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। कई बार हमने करा है, और तेल के बाद सबसे ज़्यादा निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है इंडिया के अंदर। तो अगर आपको उसको इन टर्म्स ऑफ कम भी करना है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है, तो आपको डिमांड शिफ्ट, इकोनॉमीज ऑफ सेल जैसे जैसे कंपनीज रीच करेंगी, वो और भी चीज़ें इनबिल्ट इंडिया में बनाएंगी, और ऐसा हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। सर एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ ये लेना चाहूँगा कि जैसे इस मार्केट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा प्राइसेस के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है
वो हैं ऑनलाइन स्टोर्स के, जैसे अमेज़ॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए। तो इनके साथ ई-कॉमर्स कंपनीज़ के साथ आप लोग कैसे कॉम्पीट करते हैं? क्योंकि ये लोग तो प्राइसेस को एकदम ड्रॉप कर देते हैं और फिर ऑन ग्राउंड जब इंसान जाता है तो स्टोर्स में जब विज़िट करता है तो प्राइसेस अलग रहते हैं और ई-कॉमर्स पे अलग एकदम। ये नहीं ये सब स्ट्रैटेजी का खेल है कि ब्रांड स्ट्रैटेजी कैसे बना रही है। सी हम ऑनलाइन भी काफ़ी काम करते हैं, हम ऑफलाइन भी बहुत काम करते हैं। आपको एक बिल्कुल करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ता है। ऑफलाइन के अंदर स्ट्रैटेजी ये है, जो आपके पार्टनर्स हैं उनको आप करेक्ट अमाउंट ऑफ मार्जिन देने बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा आया था कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमने बहुत साल एक्सक्लूसिव ऑनलाइन काम करा, और एक समय ऐसा आया था कि ऑनलाइन दिख रहा था कि यही फ्यूचर है। बट जैसे-जैसे वापसी हुई है कोविड के बाद, मैं देख रहा हूँ ऑफ़लाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो फुटफॉल है बढ़ता जा रहा है, एंड इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांड्स। सबके लिए मेरे को लगता है कि ऑफ़लाइन को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। लुक एंड फ़ील बहुत मैटर करता है इस कंट्री के अंदर। अ, और अभी भी हमारे 2 ब्रांड्स ऑनलाइन एक्सक्लूसिव हैं, उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और ये काफ़ी बड़ी बात है, और मैं देख रहा हूँ एक चलन चल रहा है ऑफ़लाइन का इस समय। रही बात आपकी डिस्काउंट्स जो ऑनलाइन देती है, वो सारे ब्रांड्स ही सपोर्ट करते हैं। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या होता है कि कई बारी कोई मॉडल अटक जाता है, वो मॉडल ऑफलाइन में नहीं निकला तो एक अच्छे दाम में उसको निकाल देते हैं। सब वो एक दिन का, जैसे आपने बोला बिग बिलियन डे, हमारे लिए भी सबसे बड़ा वो मक्का ऑफ ऑल सेल्स है इंडिया के अंदर, जैसे हम कहते हैं, तो हम भी उसका वेट करते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक आता है, हर कंपनी को लगता है ये सबसे अच्छा मौका है हमारे को बेचने के लिए, तो उसको भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं उसका, एंड जो भी अपनी तरफ से जो बेस्ट डील दे सकता है, वो हमेशा देते हैं, और अच्छी बात है कि एक ऐसा सेल आना चाहिए। बट गुड पार्ट, भारत के अंदर दोनों ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, जो कि एक समय लग रहा था सिर्फ़ ऑनलाइन ले जाएगा, आज की डेट में दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों में कॉन्फिडेंस दोनों जगह इक्वल होने लग गया है, और अब आज यूएस के अंदर अभी एक न्यूज़ आया कि वॉलमार्ट आफ्टर 2 और 3 इयर्स अपने नए स्टोर खोलेगा। हाँ, तो जो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बिकॉज़ अभी 2 सालों से उन्होंने बंद करी हुई थी। सो जो मैं देखता हूँ जो ट्रेंड यूएस के अंदर आता है, वो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट होता शुरू है। हो जाता है और कहीं न बहुत कहीं। सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने स्टोर बढ़ाती चली जा रही हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको अगेन एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, ब्रांड की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको दोनों तरफ बैलेंस करना बहुत आना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अवनीत सिंह मारवा को, सीईओ हैं प्लास्टोनिक प्राइवेट लिमिटेड के। बजट से रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को क्या उम्मीदें थी और अभी भी क्या उम्मीदें हैं 2024 के आने वाले लोकसभा के बाद वाले बजट से, ये आपको खुल के हमारे प्लेटफॉर्म पे पता चल गया। और बजट के रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर हमसे छूटी नहीं है, अगर छूटी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। हम पर्सनली सर से रीच आउट करके आपके हर सवाल के जवाब भी लेकर आएंगे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पैसा लाइव, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।